Hello friend, welcome to BPSC Perform. In this lecture, we are going to discuss about the constitutional development of India and हम constitutional development of India के MCQ के बारे में बात करेंगे. Only MCQ पढ़ेंगे क्योंकि आपके जो एग्जाम है बहुत ही नजदीक आ चुके हैं, तो ज़्यादा तो मैं डिटेल में भी नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं MCQ में कुछ करवा देता हूँ जो भी 4 वीडियो हो सकता है जो आपके लिए हेल्पफुल हो जाए और इससे हो सकता है इससे संबंधित प्रश्न भी आ सकते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले एमसीक्यू के बारे में. ओके, तो पहला जो एमसीक्यू आप देख रहे हैं, फर्स्ट एमसीक्यू क्या है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाज द फर्स्ट स्टेप ड्यू टू व्हिच, रिलेटिंग जो एक्ट आया 1773, इससे क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप ड्यू टू व्हिच, इससे क्या हुआ, तो 1773 का रिलेटिंग एक्ट की बात अगर हम करते हैं, ये पहला अगर हम इसकी बात करें तो फर्स्ट एक्ट, ठीक है, पहला एक्ट जो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पहला हुआ, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए फर्स्ट एक्ट था 1773 का. ओके, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा आया था, पहला बात. सेकंड बात करेंगे 1773 के एक्ट में ही हम बात करें 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई. कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय बनाया गया 1774 के तहत, जिसको बोलते हैं कभी कभी संघीय न्यायालय भी हम बोलते हैं. ओके, कहीं कहीं आप देखिएगा तो संघीय न्यायालय बोला था, ठीक है. तो 1774 के तहत बनाया गया. अगर हम बात करेंगे तो इसमें कहा गया जो भी कंपनी के अंदर घूस नहीं चलेगा, क्योंकि इतने करप्ट हो चुके थे 1773 के अंदर, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई है, 1608 से, उस समय के बाद 1611 में स्थापना उसके बाद से आई है, और लगभग 150 कहने 150 साल हो चुकी है. इतना इन्होंने यहाँ पे करप्शन किया है. इन्होंने ऐसा किया है कि इन्होंने इंग्लैंड से लोन मांगा है, तो इंग्लैंड से लोन मांगा है तो सोली इतना ज्यादा करप्शन था यहाँ के. मैं जब पढ़ाऊंगा इस चीजों को आपको बताऊंगा कैसे, तो उनको लगता है ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि इन लोग इतना पैसे इनके पास है फिर भी लोग लोन मांग रहे हैं, आखिर कंपनी घाटे में गिर जा रही है. इसलिए सेक्रेट कमेटी के तहत लॉर्ड नॉट जो थे वहां के, उनके सेक्रेट कमेटी के तहत रिलेटिंग एक्ट 1773 पास किया गया, और उसमें इन सारी चीजों का प्रावधान के ब्राइब नहीं ले सकते हैं, ना ही पर्सनल कोई बिजनेस कर सकते हैं, जो भी इंप्लॉइज हैं वो पर्सनल बिजनेस नहीं कर सकते हैं. ये चीजें थी. और बात करेंगे तो बॉम्बे, ये प्रोविंस था बॉम्बे प्रोविंस, एंड बात करेंगे मद्रास प्रोविंस, ये 2 प्रोविंस था, इसको बंगाल प्रोविंस के अंदर लाया गया. बंगाल के अंदर ये 2 प्रोविंस को शामिल किया गया. और जो अब देखिए ज्यादा बंगाल के पास अब शामिल हो गया, तो यहाँ के जो गवर्नर था, यहाँ का जो गवर्नर था उसको अब नया नाम दे दिया गया, नया पद, गवर्नर जनरल. तो गवर्नर जनरल जो पद स्टार्ट हुआ ये 1773 में स्टार्ट हुआ. अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, इस सवाल आता है. अगर बोलेगा बंगाल के प्रथम गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर बोलेगा तो रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन फर्स्ट गवर्नर जनरल बोलेगा बंगाल का तो वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग. ये 1773 के एक्ट में था. इन चीजों को आपको समझना है. ओके, अगर हम बात करेंगे और क्या चीजें थी तो ओके, तो ब्राइब था एंड पर्सनल बिजनेस नहीं कर सकते. ओके, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये सब बातें नहीं कही गई थी, ये सब बातें नहीं कही गई थी. सेंट्रलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेशन, ये भी बातें नहीं कही गई थी. हमने भी देखा कि ये सारे बातें कही गई थी. जो बोला गया कि एम्फेसाइज द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट को एम्फेसाइज किया गया कि आप लेजिस्लेचर फॉर इंडिया, इंडिया के लिए आप विधि बनाइए, इंडिया के लिए कानून बनाइए. और ये 1773 का रेटिंग एक्ट में हुआ भी, यही काम हुआ भी. इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज करेक्ट. नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड, तो सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया. तो मैंने बताया कि 1773 एक्ट के अकॉर्डिंग 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और इनके जो चीफ जस्टिस हुए, इनके जो न्यायाधीश हुए, मुख्य न्यायाधीश हुए, वो थे सर एलिजा इम्फे. ओके, सर एलिजा इम्फे, ये थे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता सुप्रीम कोर्ट. ओके, अपील्स इंडिया 1784 की बात करें, इसमें 2 तरह की चीजें, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर. ये 2 नए गवर्निंग बॉडी बनी, वो नियंत्रक का मतलब मंडल बना. बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का क्या काम था कि ये देखता था आपको पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में. बोर्ड ऑफ, ये क्या कौन सा काम किया, ये पॉलिटिकल अफेयर को देखा,
जो भी इंडिया के अंदर पॉलिटिकल अफेयर चल रहे थे, इनका काम था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये कमिटीज था, इसके अंदर कुछ सदस्य थे। अगर हम बात करेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम था जितने भी, अगर हम बात करें जितने भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज थे, जितने भी व्यापारिक वाणिज्यिक मामले थे, कॉमर्शियल एक्टिविटी जो कंपनी जो कर रही थी जिसी का व्यापार, तो कमर्शियल एक्टिविटी को देखने का काम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का। ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में ये चीजें हुई थी। ओके, अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट वार, अगर बात करेंगे तो इसमें ही बोला गया था, ठीक है, कि जो भारत है कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ओके, जितना भी कंपनी के जितने भी टेरिटरीज थे उसे बोला गया कि ये ब्रिटिश ऑक्युपाइड टेरिटरीज है। ये पहली बार इस एक्ट के अंदर बोला गया था ब्रिटिश ऑक्युपाइड टेरिटरी। ये चीज ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश ऑक्युपाइड टेरिटरीज ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बोला गया। क्योंकि इस समय जो बात करेंगे तो विलियम पिट्स थे। ओके, 1784 का आपका ये चीज हो गया, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया। अगर हम बात करते हैं आगे जो हम एक्ट देखें 1813 1813 एक्ट में क्या हुआ, जो ये एक्ट हमेशा देखिए, इसमें पहला बात है कि जो मोनोपोली था, ट्रेड का जो मोनोपोली था कि बस ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया में व्यापार कर सकती है, उस मोनोपोली को पहले कैंसिल किया कि नहीं, अब और भी अलग कंपनियां आ सकती है और साथ में व्यापार कर सकती है। इंग्लैंड की कंपनियां, ठीक है, बेसिकली इंग्लैंड की कंपनियां। तो लेकिन एक चीज बोला गया, जो ये चीन के साथ, चाइना के साथ है, जो चाय का व्यापार, टी का जो व्यापार है, इसको अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में रखते हैं। इसको भी नहीं छीना था, लेकिन ये मोनोपोली को छीन लिया था। बाकी चाइना के साथ चाय का व्यापार का जो मोनोपोली था अभी भी किन के हाथ में था, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, ठीक है। 1813 के एक्ट में ये बातें कही गई। और अब हम देखेंगे 1833 का। ये 1833 का जो एक्ट है, इसमें क्या हुआ 1833 के, अब देखिए, हाँ 1813 में एक और चीज हुआ था, मैं एक चीज भूल जा रहा हूँ। 1813 में क्रिश्चियन मिशनरी पहली बार आए थे। क्रिश्चियन मिशनरी ये पहली बार इंडिया में आए थे और इंडिया में इन्होंने अपने धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार किया। तो प्रचार करने का परमिशन मिला कि इंडिया अपने क्रिश्चियन रिलीजन को आप लोग स्प्रेड करिए, फैलाइए हर जगह। तो और साथ में एजुकेशन पर प्रति ईयर 1 लाख पर ईयर एजुकेशन पर 1 लाख रुपया खर्च करने का ऐसा इन्होंने प्रावधान बनाया। ये 1813 के रिलेटिंग एक्ट में था। ओके, चलिए ठीक है। 1833 में क्या हुआ कि देखिए, ये जो मोनोपोली था, ये पूर्ण रूप से फुल्ली मोनोपोली को छीन लिया गया। अब चाय वाला भी कोई भी कर सकता है व्यापार, ऐसा कुछ नहीं है। ये मोनोपोली को पूर्णतः रूप से छीन लिया गया। और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, इसके पद को नया नाम धर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब इसको इंडिया बोल दिया गया। पहले बंगाल का गवर्नर जनरल बोला था, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग जिन्होंने सती प्रैक्टिस में जिन्होंने राजा राम मोहन राय का साथ दिया था, वही लॉर्ड विलियम बेंटिंग है जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1833 में ये सब कामें हुई। ओके, अब चलते हैं आगे इस सवाल का उत्तर, तो आप समझ सकते हैं 70-73। सवाल नंबर 3 कर रहा है कि बताइए 1813 के एक्ट में क्या क्या चीजें सही हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1883। 1813 के जो एक्ट इसमें कौन कौन सही है। तो पहला तो चाय के व्यापार को छोड़ के सारे चीजों को मोनोपोली खत्म किया, सही बात है, एकदम 100% सही बात है। अगले क्वेश्चन हम इसको 3 को देख रहे हैं। रेवेन्यू ऑफ इंडिया नाउ कंट्रोल बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। ऐसा कुछ नहीं था कि इंडिया का जो राजस्व था इसके ऊपर कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट का था, ऐसा कुछ नहीं बोला गया 1813 में। हम बात करेंगे सेकंड वाला बोला गया था। ओके, देखिए अब जब अपने ऑप्शन में फर्स्ट हमको मुझे पता कंफर्म, तो फर्स्ट तो अब देखिए इसमें 1 2 3, अब हमने बोला 3 होगा नहीं, ये खत्म, ये होगा नहीं, ये खत्म, ये होगा नहीं। आपका ये सेकंड होगा, आपको सेकंड याद भी नहीं फिर आप बता पाइएगा। सेकंड में बोला है इट असर्टेड द सोवेरेनिटी। इसने सोवेरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन, जो ब्रिटिश क्राउन थी, जो ब्रिटिश की महारानी थी, क्राउन उसको बोला था, जो ब्रिटिश की जो महारानी थी क्राउन थी, उसको पूरा सोवेरेनिटी मिला कि जो इंडियन टेरिटरीज है उसके ऊपर, जो भी कंपनी के अंदर में जितने भी भारत के क्षेत्र है, जितने भी इंडियन टेरिटरीज हैं उस समय के 1813 के समय में, उनके ऊपर पूरा क्राउन का सोवेरेनिटी संपूर्णता हुआ, उनके ऊपर कानून बना सकते, क्राउन का पावर था। ठीक है, यहाँ तक आप समझ सकते हैं। 1 और सेकंड इज करेक्ट। तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। बोला गया कि विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्रांट 1 लाख एजुकेशन। अभी मैंने बताया कि 1 लाख एजुकेशन 1813 के
चार्टर एक्ट में बोला गया, ठीक है, 1813 के चार्टर में। ये वुड डिस्पैच क्या था भाई? ये वुड डिस्पैच जो आया था, ये विलियम चार्ल्स वुड थे, ठीक है, चार्ल्स वुड थे, जो कि प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के। किसके? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के प्रेसिडेंट थे। तो इन्होंने लॉर्ड डलहौजी, इसमें गवर्नर जनरल कौन थे भैया? लॉर्ड डलहौजी। एंड लॉर्ड डलहौजी के समय में ही आया वुड डिस्पैच, जिन्होंने बोला कि फीमेल को भी शिक्षा मिलेगा, इंग्लिश शिक्षा फीमेल को भी देना चाहिए। बोला कि भैया प्राइमरी जो स्कूल हैं, जो प्राइमरी स्कूल में वर्नाकुलर लैंग्वेज यूज किया जाए, ठीक है, वर्नाकुलर लैंग्वेज यूज किया जाए। और बोला कि जो भाई प्राइमरी से ऊपर जो हायर स्कूल हैं, आप सोच सकते हैं 10th तक के, उन्हें बोला कि भाई वर्नाकुलर लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करें हैं, और साथ में आप एंग्लो का इस्तेमाल भी करें, मतलब इंग्लिश को थोड़ा थोड़ा आप इसको मतलब आप इसमें लाइए। फिर बोला कि अगर कॉलेज लेवल का अगर एजुकेशन ले रहे हैं तो वहां पर इंग्लिश को एकदम कंपलसरी कर दिया जाए, इंग्लिश को मैंडेटरी कर दिया जाएगा। ऐसा था बोर्ड डिस्पैच 1854 में, बोर्ड डिस्पैच 1854 में। ओके, चार्ल्स चार्टर एक्ट 1853 की बात करेंगे तो बोर्ड डिस्पैच इसके बाद ही आया था, चार्टर एक्ट 1853 में। ओके, चार्टर एक्ट 1853 था जो लास्ट एक्ट था, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, जो ये अभी शासन कर रही थी भारत के ऊपर, इसको छीन लेगा। तो अब जो शासन चलेगा, जो इंडिया के ऊपर जो शासन चलेगा, ये कंपनी न चलाकर सीधे क्राउन चलाएगी। इसलिए लास्ट एक्ट पास किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। अब जितने भी एक्ट आएंगे अब पूरे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, क्राउन के द्वारा आएंगे, जो वहां की महारानी है, और पूरा कंट्रोल महारानी का होगा पूरे इंडियन टेरिटरीज के ऊपर। ये 1853 के एक्ट के बाद हुआ। 1858 का जो एक्ट आता है उसमें, तो 1853 का एक्ट लास्ट एक्ट था। ओके, चलिए इन चीजों को आप लोग समझ रहे होंगे। 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, देखिए अब हम बात करेंगे ना, जो 1773 से लेके 1853 जो भी जितने भी एक्ट आएंगे, आप देखिए चार्टर एक्ट रहेगा, फिर पिट्स इंडिया एक्ट रहेगा, लेकिन 1858 के बाद जितने भी एक्ट आएंगे 1947 तक, वो सारे एक्ट होंगे इंडिया गवर्निंग एक्ट, ठीक, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ऐसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी क्या होगा, सॉरी कोई बात नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रहेगा, ये चीजें, चाहे तो बोला जाएगा भारत शासन अधिनियम या इंडियन काउंसिल एक्ट, सारे को इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। 1892 का अगर हम देखते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 क्या बोलता है, तो इसमें ज्यादा कुछ चीजें ऐसी नहीं हुई थी। इसमें बोला गया था जो भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था, सेंट्रल लेजिस्लेचर था, एक प्रोविंशियल, दो तरह के लेजिस्लेचर थे, एक प्रोविंशियल में भी था और एक सेंट्रल लेजिस्लेचर, ठीक है। तो इस दोनों लेजिस्लेचर में अगर हम बात करेंगे तो इसमें मेंबर की संख्या को बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया। कौन से मेंबर की? तो जो गैर सरकारी, कौन से मेंबर? जो नॉन गवर्नमेंट मेंबर है। ओके, और जो गवर्नमेंट मेंबर है उनकी मेजोरिटी को बरकरार रखा गया, कि जो भी अगर होगा लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर होगा उसमें का, उसमें सरकारी जो मेंबर हैं, जो भी सरकारी सदस्य हैं, उनकी संख्या को बरकरार रखा गया, ज्यादा रखा गया, लेकिन कुछ गैर सरकारी सदस्यों को भी शामिल किया गया। अब गैर सरकारी सदस्य क्या होते हैं, इन चीजों को हम डिटेल से जब पढ़ेंगे ना तो समझेंगे कि क्या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या था और ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने थे, क्या थे, सब कुछ डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इस चीज का समय नहीं है। ओके, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा भाई चार्टर एक्ट 1813। सवाल नंबर 5 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 5 बोलता है कि विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियन, मतलब कि कौन सा एक्ट था जो इंडियन को बनाया, पॉसिबल किया कि सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री, जो भारत का जो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, जो प्रशासन चल रहा था, उसमें भी इंडिया के लोग को भी इसमें भाग दे जाए, ऐसा कौन सा एक्ट, ऐसा कौन सा एक्ट था? तो हम बात करेंगे 1833 का जो एक्ट है। ओके, 83 जो 33 का जो एक्ट था, इसमें जिसको बोला जाता है सेंट हेलेना एक्ट, पहला बात इसको बुलाता है सेंट हेलेना एक्ट, सेंट हेलेना एक्ट बोला जाता है। और इसमें इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि जो सेंट्रलाइजेशन की व्यवस्था थी, सेंट्रलाइजेशन, केंद्र, जिसको बोल सकते हैं केंद्रीकृत शासन का, मतलब सेंट्रल के हाथ में ज्यादा पावर, तो इस चीजों को इसमें सबसे ज्यादा बढ़ाया गया, सेंट्रलाइजेशन किया गया। और आपको पता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये बोला गया, ये आपको पता है, और उसको मिलिट्री पावर भी दिया गया, साथ में सिविल पावर भी दिया गया, ठीक है। और इस एक्ट के तहत आपको पता है कि मैकाले, पहला लॉ कमीशन, फर्स्ट लॉ कमीशन, ठीक है, सबसे पहले जो लॉ कमीशन बना था, मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले के अध्यक्षता में फर्स्ट लॉ कमीशन स्टैब्लिश्ड हुआ था 1833 के एक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, और इसने बोला कि भाई
ओपन सिलेक्शन हम करेंगे। जो भी कंपनी के मेन पोस्ट हैं, जो भी कंपनी के मेन पोस्ट हैं उसके लिए हम ओपन सिलेक्शन करेंगे, ओपन सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। इसमें बोला गया कि उसमें ओपन सिलेक्शन करेंगे और मतलब कहने का मतलब खुली प्रतियोगिता करेंगे और हम लोगों को इसमें इंडियन लोगों को भी अब हम एडमिनिस्ट्रेशन में भाग लेने देंगे। ये 1833 के एक्ट में बोला गया। लेकिन जानते हैं 1833 का जो एक्ट था इसमें भाई ये तो बोला गया, लेकिन पता है बाद में ये चीजों को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को ये चीज सही नहीं लगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को लगा कि नहीं, इंडियन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में भाग नहीं लिया जाना चाहिए। इस चीज को क्या किया गया 1833 में रोक दिया गया था। लेकिन फिर 1853 देखते हैं, 1853 में चीजों को स्टार्ट कर दिया था और बहुत सारे लोग हैं जो, तो बहुत सारे लोग इसमें फिर शामिल हो जाते हैं, ठीक है। इंडियन लोग भी एडमिनिस्ट्रेशन में भाग लेते हैं, ठीक है। ओके, 1858 का एक्ट मैंने बता दिया कि 1858 का जो एक्ट है ये क्राउन के हाथ में ट्रांसफर कर देगा पूरे पावर को, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से पावर को छीन के पूरे इंडियन टेरिटरी पे क्राउन का पावर हो जाएगा। हम बात करेंगे जो मुगल, हम बात करेंगे उसमें मुगल जो पद था, मुगल पद था उसको समाप्त कर दिया था कि मुगल अब कोई मुगल ऐसा कोई पद नहीं रहेगा उसमें 1858 में। 1858 की बात करेंगे तो द्वैत शासन जो लगा हुआ था ना, उस डायरकी को, द्वैत शासन को भी समाप्त कर दिया था। बहुत से 1858 में ऐसे काम होते हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की अगर बात करेंगे, जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है इसमें क्या क्या चीज हुई, क्योंकि इसमें ऐसा चीज हुआ था ना कि जो भी चीजें थी कानून बनाने की जो प्रक्रिया था, मैंने बोला कि 1833 के बाद देखते हैं 1853 में मैंने बोला कि कुछ इंडियन को शामिल किया गया, कुछ इंडियन को शामिल किया जाने लगा। तो यहाँ से में क्या हुआ कि जो भी कानून बना, जो भी विधायिका का काम हो रहा था, लेजिस्लेचर का काम हो रहा था, अब इंडियन लोगों को भी 1861 के एक्ट के तहत इंडियन लोगों को भी काम, मतलब कहने का कानून बनाने का क्षमता मिल गया। ओके, अगर हम बात करेंगे तो क्या हुआ था कि 1833 में काम हुआ था, मैंने उसको अभी नहीं बताया बहुत डिटेल में। 1833 में जो मद्रास था और जो बंबई था, ये दोनों प्रांत से क्या हुआ था ना कि इन दोनों के गवर्नर को, क्योंकि यहाँ तो गवर्नर थे ही, एक तो सेंट्रल में बैठा हुआ गवर्नर जनरल अलग है, लेकिन जो यहाँ का जो गवर्नर थे भाई, यहाँ के गवर्नर को छीन लेगा था। इनको बोला था आपको पास कोई भी ऐसा लेजिस्लेचर पावर नहीं कि आप कोई भी कानून नहीं बना सकते, विधायी शक्तियां थी ही नहीं। लेकिन 1861 में लौटा दिया गया, बोला कि चलिए आप भी यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन के काम किया 1861 में, और बोला कि आप भी जाइए, आप मद्रास भी बॉम्बे भी दोनों अब ये सब भी विधायिका में भाग ले सकते हैं, साथ में ये भी लॉज बना सकते हैं। ये 1861 के एक्ट में हुआ। ओके, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 1833 में। आगे चलते हैं भाई, कर कि दिस इज नॉट मीन प्रोविजन ऑफ द मार्ले मिंटो रिफॉर्म। मार्ले मिंटो रिफॉर्म क्या था, देखिए 1909 1919 कहने का मतलब कि 1909 में एक सुधार अधिनियम है, या बोल सकते हैं कि 1909 के भारत रत्न अधिनियम भी इसको नाम कहेंगे, बोलते हैं। लेकिन यहाँ बोला गया मार्ले मिंटो रिफॉर्म। 1919 को क्या बोला गया, सॉरी 1909 को क्या बोला गया, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। मार्ले मिंटो रिफॉर्म, मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो आता है भाई, तो अगर हम बात करेंगे तो मिंटो, उसमें मिंटो इस क्या नाम, मिंटो थे उसमें वायसराय थे, इंडिया के वायसराय। अब देखेंगे 1858 का जो एक्ट आता है उसके तहत अब गवर्नर जनरल को एक और नया नाम वायसराय। तो 1858 के बाद की बात करें तो मिंटो वायसराय था और मार्ले था जो इंडिया के स्टेट में अगर बात करेंगे तो भारत के राज्य सचिव थे, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, ये मार्ले थे, ठीक है। इनका नाम था मार्ले, उनका नाम था मिंटो। ओके, तो इसमें क्या होता है भाई कि 1909 में बहुत काफी चेंजिंग आती है। पहला चेंजिंग क्या आता है कि इसमें सबसे पहली बार किया गया कॉम्युनल इलेक्टोरेट, या बता बोल सकते हो सेपरेट इलेक्टोरेट, अलग निर्वाचन पद्धति भाई, अलग निर्वाचन। अगर मुस्लिम खड़ा होता है चुनाव में, अगर मुस्लिम चुनाव में खड़ा होता तो मुस्लिम लोग ही वोट देगा, इस तरह के नियम बनाए गए। सेपरेट मतलब उसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, तो इसलिए मिंटो को बोला भी जाता है। जो मिंटो है ये कॉम्युनल इलेक्टोरेट के जन्मदाता के रूप में बोला जाता है। किनको, लॉर्ड मिंटो को। अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि इस समय ही अगर हम बात करते हैं तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे जो कार्यपालिका परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल था किसका, वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, उनके इनको मेंबर बनाया गया था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय का मेंबर बनाया गया था, जो पहले भारतीय थे, ठीक है। इन चीजों को समझना 1909 में। और अगर 1909 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो हमारा केंद्रीय परिषद था, जो सेंट्रल काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल था, केंद्रीय विधान परिषद था,
इसकी सदस्य की संख्या पता है 16 से 16 कर देगा, 16 से लेके 60 कर दिया गया, इस तरह की चीजों को बढ़ाया गया। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो 1909 में पूछा गया कि कौन सा चीज नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के सीटों तो बढ़ाया गया 100%। आप देख सकते हो कि मैंने भी जस्ट बताया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के सीटों को बढ़ाया गया। बोलेगे यस, ये बहुत अच्छा सही बात है। तो कह रहा कि कौन सा नहीं है भाई, तो गवर्नमेंट मेजोरिटी नहीं। हाँ, ये देखो गवर्नमेंट मेजोरिटी, मैंने बोला कि जो सरकारी जो सदस्य थे इनकी सदस्यता अभी भी इनकी मेजोरिटी है, अभी भी इनकी, भले भले यहाँ पे गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया जा रहा है, लेकिन अभी भी सरकारी सदस्यों की मेजोरिटी ज्यादा है। कॉम्युनल एंड सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम मैंने भी जस्ट बताया, ये तीनों अगर हैं तो चौथा तो कंफर्म नहीं होगा। कह रहा है कि इलेक्टेड मेंबर वेर नॉट परमिटेड एट इंपीरियस लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऐसा कुछ ऐसा नहीं था इस चीज में, तो इस चीज के बारे में ऐसा नहीं बोला गया था प्रोविजन में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो आप चीजों को समझ रहे होंगे। बात करेंगे आगे, 7वां सवाल बोला कि द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाइकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार द्विसदनात्मक, सबसे पहली बार जो इंडियन लेजिस्लेचर था, जो भारतीय, जो हम बात करेंगे विधान, जो विधान पर आप बात करेंगे विधान परिषद था या विधान सभा था, ये विधायिका था, इसमें ये पहली बार द्विसदनीय कब बनी। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, अगर चीजों को हम समझेंगे तो बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इस सवाल का उत्तर अगर हम बात करेंगे तो ये 1919 में बोला गया था। 1919 में जितने भी प्रोविंस, 1919 में क्या था, प्रोविंस में द्वैध शासन लगा था, डायरकी बोलते हैं, बाई कैमरल प्रोविंस में। अगर बात करेंगे फिर 1937 आएगा तो फिर देखते हैं कि चीज हट जाता है और सेंट्रल में लग जाता है बाई कैमरल। तो 1919 के ऐसे एक्ट में बोला गया था। तो 1919 में क्या हुआ था, तो 1919 के एक्ट को एक और नाम बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, रिफॉर्म भी बोलते हैं, कि मॉन्टेग्यू थे उस समय क्या थे, जैसे उनमें मार्लियामेंट हो, तो चेम्सफोर्ड तो उसमें भाई वायसराय थे, और मॉन्टेग्यू उसमें भारत के राज्य सचिव थे। इन चीजों को समझना है। अगर देखिए, अगर हम बात करेंगे इसकी बात करेंगे और इसमें क्या क्या हुआ था, तो देखिए 1909 में तो भाई दे दिया गया था सेपरेट और मुस्लिम। 1919 में क्या करता है कि सिख के लिए भी सेपरेट मिल जाता है। सिख और जो भी, कहने का मतलब कि पूरे तरह से यहाँ पर पूरे इंडिया को बांटने का काम हो रहा है 1909 में, 1919 में इस तरह की चीजें हो रही है। 1892 के बारे में अच्छे से बता दिया। 1935 बहुत ही बड़ा, ये बहुत ही बड़ा प्रोविजन था, इसमें बहुत ही बड़ा प्रोविजन था। ओके, 395 आर्टिकल्स, इस 1935 के प्रोविजन की बात करेंगे तो इसमें 395 आर्टिकल्स थे। सोच लीजिए कितनी बड़ी थी। और पूरा जो आज हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, इसका 70% पार्ट, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का 70% पार्ट 1935 के चीज से लिया गया। ठीक है, इसके तहत आरबीआई की स्थापना होगी। इसके तहत हम बात करेंगे तो संघीय न्यायालय की स्थापना होती है 1937 में। इसकी बात करेंगे तो केंद्रों को, जो भी प्रोविंसेज हैं, इसको स्वायत्ता मिलती है। कहने का मतलब इंडिपेंडेंसी मिलती है, अपने तरह से काम कर सकते हैं। और जो केंद्र है वहां पर द्वैध शासन होता है, वहां पे डायरकी लगता है। इस तरह की चीजों को हम समझेंगे। ठीक है, लेकिन इसको हम जब पढ़ेंगे आगे तो ओके। चलिए, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 1990 आगे। ओके, तो अगर हम देखेंगे जो सवाल आप देख रहे हैं, इसे बोला गया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 क्लियरली डिफाइन। 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें क्या बोला गया था, तो पहला बात इसमें देखिए जो क्लियरली डिफाइन किया गया था, बोला गया था कि दो तरह के लिस्ट बनाए। जैसे कि आज आप देखते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट। बोला गया दो तरह के लिस्ट बनाएंगे, एक था ट्रांसफर लिस्ट, एक था रिजर्व लिस्ट। इसमें कुछ प्रोविजन थे। अब ट्रांसफर लिस्ट में उन तरह की चीजों को रखा गया जिसमें क्या बोला गया कि जो इसे गवर्नर डायरेक्टली, इस पे गवर्नर का शासन था। ठीक है, तो कंफर्म, ये तो पहला बात। उसमें बोला गया कि जो भी उनके जो भी मिनिस्टर्स हैं, जो गवर्नर के अंदर में जितने मिनिस्टर्स हैं, जो विधान परिषद, जो उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल था, वो उनके प्रति उत्तरदायी थे, रिस्पॉन्सिबल थे, और जितने इसके अंदर जितने भी काम थे वो उनके अकॉर्डिंग होता था। लेकिन आरक्षित जो विषय थे, जो रिजर्व लिस्ट थे, इसमें क्या हुआ कि जितने भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, कार्यपालिका परिषद थे, उसके तहत इस पे काम होता था। जितने भी काम थे, कार्यपालिका परिषद था जो गवर्नर जनरल का, उसके अकॉर्डिंग काम होता था। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं यहाँ पे मैंने बोला डायरकी का स्थापना हो गया यहाँ पर, डायरकी। ठीक है, तो द्वैध शासन की स्थापना यहीं से 1919 से स्टार्ट हुआ। तो ये बोला क्या था सेकंड नंबर में कि जुडिक्शन हुआ, सबका न्याय क्षेत्र हुआ, सेंट्रल का अलग और प्रोविंशियल का अलग, जो कि आप देख सकते हैं ट्रांसफर लिस्ट और रिजर्व लिस्ट। जो कि ट्रांसफर लिस्ट था स्टेट का और रिजर्व लिस्ट था सेंट्रल का।
ओके, लेकिन ये सब चीज तो ऐसा नहीं था इस चीज में, तो ऑप्शन नंबर 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 9 की ओर चलते हैं भाई। सवाल नंबर 9 क्या बोलता है कि 1919 में क्या हुआ था भाई? 1919 में क्या हुआ था भाई? तो 1919 में तो डायरकी तो हुआ था। 1919 में हम बोलेंगे कि 1919 में तो डायरकी तो हुआ था, तो कन्फर्म 1919 में डायरकी तो हुआ था 100%। अब बात करें सेपरेट कम्युनल फॉर मुस्लिम, तो सेपरेट कम्युनल फॉर मुस्लिम 1909 में हुआ था। अगर 1919 की बात करें, इसमें सिख को मिला था सेपरेट, सिख को मिला था। हम बात करेंगे एंग्लो इंडियन था, इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था, सिख के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, और भी जो भी उसमें कुछ कुछ माइनॉरिटीज ग्रुप थे उनके लिए। 1909 में तो केवल मुस्लिम को मिला था, तो सेकंड ऑप्शन तो होगा नहीं। अब देखिए सब में है ना, इसमें देखिए डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर अथॉरिटी बाय द सेंटर ऑफ प्रोविंस। हाँ देखिए, प्रोविंस सेंटर से लेके प्रोविंस तक क्या मैंने बोला कि विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा, कुछ रिजर्व लिस्ट एंड ट्रांसफर लिस्ट। तो मैंने बोला कि सेंटर से कुछ कुछ पावर्स को प्रोविंस को भी दिया गया, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, मतलब कहने का मतलब विधायक का जो कानून बनाने की जो अथॉरिटी था उसका डेवोल्यूशन हुआ था। 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, देख सकते हैं। तो जितने प्रीवियस से सवाल करेंगे, डायरकी जो शब्द है, ये जो स्टैब्लिश्ड इन इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, मैंने भी जस्ट बताया भाई डायरकी स्टार्ट कहां से? 1919 से स्टार्ट हुआ ना। डायरकी स्टार्ट कहां से हुआ? 1919 से स्टार्ट हुआ। फिर आगे चल के देखते हैं 1935 में होता है, तो इस सवाल का उत्तर होगा 1999। तो चलिए हम सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट करिए, और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट नीचे करिए कि यहाँ पे इस चीज सही नहीं लग रहा पढ़ाने में, तो हम चीजों को डिटेल में पढ़ाएंगे। देखिए ये पॉलिटी है, इनको बहुत डिटेल में समझाना पड़ेगा मुझे। आपको इतना मैं एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा ना कि पॉलिटी आपके दिमाग में छप जाएगा। एक भी चीज ऐसे नहीं है कि आपको पॉलिटी के सवाल छूटेंगे, एक एक बुक को आप समझ सकते हो। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा पॉलिटी, अगर आप मुझसे पढ़िएगा तो। चलिए तो सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। दैट्स ऑल।